नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कंप्यूटर सहायक की। सुबह के वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि आज कंप्यूटर सहायक की परीक्षा होने वाली है। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया, किस तरीके का पेपर आया, सभी चीज़ों पर आज इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। जिन मित्रों ने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये कंप्यूटर सहायक का पेपर है और प्रश्नों की संख्या 100 थी, जिसमें हिंदी पूछी गई थी, सामान्य अध्ययन पूछा गया था, मैथ और रीजनिंग भी आई थी और साइंस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि नाम से ही मालूम है कि कंप्यूटर सहायक की परीक्षा है, तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। सबसे पहले मैं बता दूं कि कितने जो विद्यार्थी थे उनकी उपस्थिति रही। लगभग इसमें 40 से 45% विद्यार्थी ही उपस्थित हुए, जैसा कि विद्यार्थियों ने अभी बताया है। 50 लोगों की क्लास में लगभग 25, 26, 27 विद्यार्थी ही उपस्थित थे। उसकी कुछ और भी रीज़न है। पहला रीज़न तो कोरोना संक्रमण है, विद्यार्थी आ जा नहीं पा रहे हैं, और दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें पदों की संख्या भी बहुत कम है। हालांकि ये पोस्ट अच्छी है। कंप्यूटर सहायक के बाद में जो प्रमोशन होता है वो ARO पद के लिए होता है और ARO के बाद में विद्यार्थी RO भी बन सकते हैं। ये देखिए प्रश्न संख्या 1, ये हिंदी का प्रश्न पूछा गया है कि मुझे डैश है कि आप मेरा मनोभाव ना समझ सके, तो मुझे खेद है, यहाँ पर होना चाहिए। वैसे मैं इसका सॉल्व पेपर तो नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल पेपर बता रहा हूँ। सॉल्व पेपर मैं बाद में बताऊँगा, जल्दबाजी में कोई गलती हो जाएगी तो आप लोग फिर कमेंट पूरा भर देंगे। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध भाषा लेखन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत वाक्य है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। उसकी मनोकामना पूरी हो गई, श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्या लिखा हुआ है, और छंद के चौथे भाग को चरण कहते हैं, कृपया मुझे 20 रुपये दीजिए। इसमें से ये बताना है कि कौन सा वाक्य गलत है। इसके बाद में नीचे तीसरा प्रश्न है, ये है सही और गलत का। निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? परिपत्र, पासपोर्ट, पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, सुसंगत, रिलेवेंट, पावती, रिसिप्ट। तो इसका जो सही आंसर है तो इसमें परिपत्र है, इसको इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र में क्या देते हैं, तो वो अभिभाषण ही देते हैं। और एक्टिविटी को क्या कहते हैं? एक्टिविटी का जो अर्थ होता है वो क्रियाकलाप होता है। और चांसलर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो चांसलर को हिंदी में कहते हैं कुलाधिपति। इसका जो ऑप्शन डी है वो होना चाहिए। इसके बाद में जो नीचे है निम्नलिखित प्रायोजन मूलक हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी अंग्रेजी तो आपकी RO ARO में भी आनी है, मेंस में आता है। और इसमें लिखा है प्रेषण ड्राफ्ट, तो ये गलत होगा। ड्राफ्ट मतलब प्रारूप होता है। रिकमेंडेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द संस्तुति ही होता है, जो जिसकी भी कॉपी है वो सही उसका उत्तर है। डिलीट शब्द का जो शुद्ध हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो होना चाहिए यहाँ पर हटाना, डिलीट करना, हटा देना। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है विपुला, इसका जो सी है वो सही हो सकता है। और कर का जो एक गलत अर्थ है, इसका जो सही आंसर है वो खजाना वैसे होना चाहिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा। पहले तो आप लोग पेपर देख लीजिए किस तरीके का पेपर आया है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल ये ध्यान देने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न रिपीट हो आपके RO में। लिखा है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो वो सूरज, बिल्कुल सही बात है, ये तद्भव है सूर्य का। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? कवयित्री, ये 100 बार पूछा गया BED एंट्रेंस एग्जाम में। नीचे है ईर्ष्या करने वाले को क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु, से ये टिक लगा हुआ है। खेद का अर्थ इसमें क्या होता है? खेद का अर्थ होता है किसी त्रुटि पर गलती करने का दुख। 15 नंबर हो गया। इसके बाद में देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो है एक पैराग्राफ से संबंधित। एक ये पैराग्राफ है कि विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए जिस प्रेम की उत्पत्ति होती है वह नीच प्रेम है, वह निंद्य है और दूषित समझा जाता है। ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा और मैं सीधे सीधे आपको दिखा देता हूँ। उससे संबंधित ये प्रश्न है कि विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए उत्पन्न प्रेम। तो इस तरीके से एक पैराग्राफ आया है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद में कुछ और भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 को देख लीजिए। इन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पारिभाषिक, विद्वान परिषद, ऐतिहासिक और प्रकोष्ठ। तो शुद्धियाँ अशुद्धियाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 22 नंबर का जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन अशुद्ध है? कृपया आप मुझ पर अनुग्रह करें, तो यही अशुद्ध है। आपको बता दूं कि अगर आपको पेपर चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इस तरह की PDF फाइल्स हैं आपको मिल जाएंगी। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न नंबर 23 है कि वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का इसमें गलत उपयोग किया गया है। और
ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं और पूछा गया कि कौन सा युग गलत है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए लाई जाती है पथ्य। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, बिल्कुल सही चीज़ लिखी हुई है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। तो ये 4 चीज़ें हैं और इसे आप लोग देख लीजिए। इसके बाद में अगला विराम चिन्हों के शुद्ध प्रयोग वाले वाक्य का चयन कीजिए। तो इसे भी आप लोग देख लें। मधुर ने सुरेश से कहा तुम मेरे साथ चलोगे ना, इसमें कौन सा वाक्य सही है ये बताना है। फिर नीचे इसी तरीके से एक और शुद्ध अशुद्ध से पूछा गया। तो यहाँ पर आप पेपर को देखेंगे तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो शुद्ध अशुद्ध से ही पूछे गए हैं। इसके बाद में आ गया है सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर ज्ञान। तो ये जो भाग है ये भी सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए, चाहे वो लोक सेवा आयोग के विद्यार्थी हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। वृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। विकल्प दिए हैं 4, काराकोरम, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो शिवालिक तो नहीं होगा, ये हो सकता है काराकोरम। इसके बाद में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? 4 विकल्प हैं, सोन, केन, बेतवा और चंबल। बेतवा से चंबल मिलती है, चंबल और बेतवा और चंबल मिलती हैं आपकी यमुना नदी से, और केन भी मिल जाती है यमुना नदी से बांदा के पास। और ये तीनों नदियां जो हैं गंगा की डायरेक्ट सहायक नहीं हैं, और वो यमुना नदी ही है जो इलाहाबाद में मिलती है, प्रयागराज में। तो इस हिसाब से डायरेक्ट जो मिलती है वो सोन नदी हो जाएगी, गंगा की सहायक नदी। और इसके बाद में जो अगला विकल्प है कि 28 नंबर है, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है। केरल का जो तट है उसको कहते हैं मालाबार तट। मुंबई से गोवा तक का जो रास्ता है वो कोंकण रेलवे, आप लोगों ने सुना होगा, कोंकण तट होता है। और गोवा से लेकर के तिरुवनंतपुरम नीचे पूरे दक्षिण तक केरल तक वो मालाबार तट कहलाता है। उसके बाद में जो तमिलनाडु तट वाला होता है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। और जो आंध्र प्रदेश का जो तट है पूर्वी तट जो भारत का है वो उत्तरी सरकार कहते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो मालाबार तट होगा, केरल तट को मालाबार तट कहते हैं। पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? पंचभद्रा झील, इसका जो सही विकल्प है वो राजस्थान में भले ही बारिश नहीं होती है लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी सारी झीलें हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये जो डेन्यूब नदी है ये यूरोप की सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। और इसमें जो सही आंसर है वो बुखारेस्ट से होकर के नहीं गुजरती है, वियना से भी गुजरती है, बुडापेस्ट से भी गुजरती है, बेलग्रेड से भी गुजरती है, और भी बहुत सारी राजधानियों से होकर के ये गुजरती है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है कि वह कौन सा जलडमरू, भूगोल के काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, वह कौन सा जलडमरू है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग अलग करता है? तो एशिया में जो पूर्वी जो रूस है, रूस वाला साइबेरिया का भाग, और अमेरिका का जो अलास्का वाला भाग है वहाँ पर जो जलडमरू है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। ये देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। और जो जिब्राल्टर जल संधि है मैं आप लोगों को बता दूं ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, स्पेन के पास में और लीबिया के पास में। और पाक जल संधि आपको पता ही है भारत और श्रीलंका के बीच में, और मलक्का भी उसी के नीचे है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसे अर्थशास्त्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो वो अभिजीत बनर्जी हैं। इसके बाद में मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 34 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मसाले को मसालों का राजा कहते हैं? काली मिर्च, बेशक बिल्कुल सही है। काला नमक की जो प्रजाति है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, वो किस चीज़ की प्रजाति है? ये जो काला नमक की जो प्रजाति पूछा गया है ये धान की प्रजाति है। पूर्वांचल के लगभग 11 जिलों में, गोरखपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर काला नमक की जो प्रजाति है बोई जाती है। काला नमक 101, काला नमक 102, काला नमक 103 के नाम से ये प्रजातियाँ पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद में बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। 8वीं अनुसूची में संविधान के या 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? इसका जो सही आंसर है वो कोंकणी है। कोंकणी को नहीं जोड़ा गया है। बोडो भी जोड़ा गया था 92 में, डोगरी भी जोड़ा गया था, संथाली भी जोड़ा गया था, और मैथिली। तो इसका जो आंसर है वो है हाँ कोंकणी। और साइलेंट वैली, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे की परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है। और भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है, कश्मीर में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन है बी। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और मानव विकास सूचकांक शामिल करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीवन यापन का स्तर।
चूँकि जो मानव विकास सूचकांक होता है वो पाकिस्तानी एक विद्वान थे महबूब उल हक, उनके द्वारा इस सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था। 1990 से ये सूचकांक शुरू हुआ है और भारत का स्थान इस समय 130वें नंबर पर है। और वो जो सूचकांक के जो मुख्य पैमाने होते हैं वो शैक्षिक उपलब्धियां भी होती हैं, जीवन प्रत्याशा भी होती है और उसमें जो होती है जीडीपी भी होती है और जीवन यापन का जो स्तर है वो हो सकता है कि ये ना हो। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसको आप लोग अपना देख लीजिएगा। प्रश्न देख लीजिए, केवल प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस नहीं है, तो वो हो सकती है, वो है ब्यूटेन। चूँकि नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है ग्रीन हाउस गैस, फ्रियॉन, मीथेन और भी बहुत सारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ब्यूटेन हो जाएगा। और नीचे है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की खोज की थी, उसकी याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 44वां नंबर है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। और पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा कौन सा नियम है, तो केपलर का नियम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर है वो हो सकता है 60 से 90 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास आयन मंडल स्थित होता है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के हैं, इन्हें आप लोग देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ़िल्टर कमांड नहीं है, तो ये समान अध्ययन के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इन्हें आप लोग केवल ऐसे ही सरसरी निगाह से देख सकते हैं। ये देखिए कंप्यूटर के प्रश्न है, कुकीज़ कहाँ पर स्टोर होती है, कौन सा मालवेयर का प्रकार है, इनमें से कौन सा स्टैंड एलोन प्रोग्राम नहीं है, कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश किन किन माध्यमों से हो सकता है, पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर इससे पहचाना जाता है। और इस तरीके से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। इसके बाद में ये आई है आपकी रीजनिंग और मैथ। विवाद में हमेशा क्या शामिल होता है, विवाद में असहमति होती है। और इसी तरीके से ये जो मैथ के क्वेश्चन हैं इनको भी आप लोग देख लें। त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, नंबर सिस्टम के भी प्रश्न पूछे गए हैं, सांख्यिकी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आकृतियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और रक्त संबंध के भी प्रश्न पूछे गए हैं। और ये देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इस तरीके से बीच बीच में एक आध क्वेश्चन समान अध्ययन के भी आ गए हैं। ये देखिए दांडी मार्च वाला क्वेश्चन समान अध्ययन का इसमें डाल दिया गया है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। लाइन से एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब रीना को दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाईं छोर से 12वें स्थान पर हो गई। बहुत टफ रीजनिंग नहीं आई थी, ये आसान रीजनिंग थी, कोई कठिन रीजनिंग नहीं आई थी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो विद्यार्थी ना कर पाए हों। 14 सीटें हैं तो कट ऑफ के बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल है और ज़्यादा आंकड़े शाम तक आएंगे तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोगों ने देखा होगा सामान्य अध्ययन में उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत कम प्रश्न पूछे गए, करंट अफेयर के भी बहुत कम प्रश्न पूछे गए, इतिहास भूगोल के जो प्रश्नों की थी वो अधिकता रही है। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।